वायुमंडल की श्रृंखला में यह हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने वायुमंडल की संगठन, वायुमंडल की संरचना और उसके ऊष्मा बजट का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी पर तापमान के वितरण का अध्ययन करेंगे। तापमान के वितरण की अगर बात कही जाए तो पृथ्वी पर तापमान वही रहता है जो उसे सूर्य तप से प्राप्त होता है। अब सूर्य तप क्या होता है? इससे पहले वीडियो में हमने सूर्य तप के बारे में अच्छे से बात कही थी। हमने कहा था सूर्य से आने वाली जो विकिरण जो पृथ्वी अवशोषित करती है या जो ऊष्मा पृथ्वी है जो अवशोषित करती है उसे ही सूर्य तप कहा जाता है। यानी कि सूर्य से प्राप्त वो तरंगों की मात्रा जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है उसे हम सूर्य तप कहते हैं। अब जो जितनी मात्रा पृथ्वी के द्वारा सूर्य तप के रूप में अवशोषित करती है उतना ही तापमान पृथ्वी को उस स्थान पर मिलता है। इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपका ध्यान इस चित्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह एक पृथ्वी का रेखा चित्र है। यहां पर आपको बीच में भूमध्य रेखा दिखाई दे रही होगी जिसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे की ओर देखें, उत्तर की ओर देखें तो यह 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और उसके ऊपर 66.5 डिग्री अक्षांश है जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार नीचे देखें तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है इसे हम मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में अक्षांश है उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो पृथ्वी को इस प्रकार से हमने कुछ कटिबंध में बांटा है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि यह कटिबंध की अवस्था किस प्रकार से निर्धारित की गई। तो यह जो कटिबंध की अवस्था है हमने सूर्य तप के आधार पर निर्धारित की है। इसे हम देखते हैं। देखिए, माना कि यह सूर्य है और जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इस प्रकार से पड़ता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो सीधी किरणें हैं वह भूमध्य रेखा पर पड़ रही है सूर्य की। अगर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है तो सबसे ज्यादा जो सूर्य तप है उसे भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगा, और अगर पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर सूर्य तप सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है तो सर्वाधिक जो तापमान है वह भूमध्य रेखा पर ही रहेगा, यानी कि सूर्य तप से ही पृथ्वी को तापमान मिल रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी और पृथ्वी को मिलती रहेगी, उसी तरीके से सूर्य तप की जो मात्रा है वह पृथ्वी को कम मिलेगी, और जैसे सूर्य तप की मात्रा कम मिलेगी तो उसी प्रकार से पृथ्वी को जो तापमान है वह कम मिलेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वह तिरछी रहती है और ध्रुवों के पास में सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती है, यानी कि ध्रुवों के पास में सूर्य तप की जो मात्रा है वह बहुत ही ज्यादा कम है, और कम होने की वजह से जो पृथ्वी को तापमान है वह भी वहां पर उसे कम मिलेगा। तो तापमान के आधार पर हमने पृथ्वी को 5 कटिबंध में बांटा है। 5। सबसे पहले कटिबंध की बात करें तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है उससे उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री। उत्तर में 23.5 डिग्री जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं और दक्षिण में 23.5 डिग्री उसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पेटी है इस पेटी को हम उष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। उष्ण कटिबंध पेटी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गर्म पेटी है। सूर्य से सीधा प्रकाश मिलने की वजह से, सीधा सूर्य तप मिलने की वजह से यहां पर तापमान अधिक मात्रा में है। इस वजह से इस पेटी को हम उष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, सूर्य की किरणें तिरछी हो रही है और उसके बाद में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण में जो कटिबंध है या जो पेटी है उसे हम उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। क्योंकि जो ध्रुवीय स्थान है वहां पर शीत कटिबंध की पेटी है और ऊपर शीत कटिबंध की पेटी है और नीचे उष्ण कटिबंध की पेटी है, तो इनके मध्यम ताप होने की वजह से इसे हम शीत उष्ण यानी कि शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पेटी है यह शीतोष्ण कटिबंध पेटी है। तो यह उत्तर शीतोष्ण कटिबंध पेटी और यह दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध पेटी। उसके बाद में जो 90 डिग्री जो अक्षांश है उत्तर में और दक्षिण में वहां पर एक पेटी पाई जाती है जिसे हम शीत कटिबंध पेटी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक कटिबंध पेटी, उसके बाद में 2 और 3 और 4 और 5 प्रकार की कटिबंध पेटी बन जाती है तापमान के आधार पर।
अब यहां पर जो हमने तापमान का अध्ययन किया है यह हमने अक्षांशीय स्थिति के आधार पर किया है। अगर हम तापमान वितरण की बात करें तो तापमान वितरण पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार होता है वह होता है तापमान का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का अर्थ क्या होता है? क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है अक्षांशीय स्थिति पर जो उसे सूर्य तप मिलता है उसके आधार पर तापमान का वितरण, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर तापमान का वितरण निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री अक्षांश तक, इसे हम निम्न अक्षांश कैसे कहते हैं, इसे हम उच्च अक्षांश कहते हैं। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों तक जो तापमान का वितरण होता है उसे हम तापमान का क्षैतिज वितरण कहते हैं। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर वितरण या लंबवत वितरण, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं? तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण वह कहलाता है जो धरातल से लेकर आकाश तक जो वायुमंडल है उसमें जो तापमान की मात्रा होती है या वितरित होता है जो तापमान, उसे हम तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो इन दोनों वितरण के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण की। तो जैसा कि आपने यहां पर देखा कि अक्षांश के आधार पर यहां पर तापमान की पेटियों को बनाया हुआ है। यह उष्णकटिबंध की पेटी है और उत्तर शीतोष्ण और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध की पेटी, और यहां पर शीत कटिबंध की पेटी है। इसके अलावा एक और शब्द के बारे में हम बात करते हैं जिसे कहते हैं समताप रेखा। समताप रेखा किसे कहते हैं? समताप रेखा का अर्थ होता है पृथ्वी के ऊपर जहां पर तापमान समान है उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। यानी कि अगर हम यहां बात करें कि यहां पर 20 डिग्री जो सेल्सियस तापमान पाया जाता है, तो अगर हम अक्षांश के आधार पर देखें तो संपूर्ण अक्षांश पर यानी कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, इस संपूर्ण अक्षांश के ऊपर 20 डिग्री तापमान ही मिलेगा। यानी कि यह जो रेखा है यह समताप रेखा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अक्षांश के आधार पर समताप रेखाएं हैं जो अक्षांश के समांतर रहती है। तो इस प्रकार से समताप रेखाओं को हम इस चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर यह एक पृथ्वी है जिसके अंदर दो गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यह उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध है, और जो यह पीले रंग की जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है यह समताप रेखाएं हैं। यहां पर आपको समताप रेखाओं के अंदर कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। आप यह देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं वह समांतर रूप से चल रही है अक्षांशों के। जिस प्रकार से अक्षांश समांतर होते हैं उसी प्रकार अक्षांशों के समांतर यह रेखाएं चल रही है। मगर आप उत्तरी गोलार्ध में इन रेखाओं को समांतर रूप से नहीं देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि इनमें वक्राकार जो मोड़ है वह पाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अक्षांशों के आधार पर तापमान वितरण होता है तो पूरी पृथ्वी के ऊपर इसी प्रकार की रेखाएं दिखनी चाहिए, मगर यहां पर एक बात का ध्यान आता है कि यहां अक्षांश रेखाएं काम नहीं कर पा रही है। यहां जो तापमान वितरण है अक्षांश के अलावा दूसरे कारक भी काम कर रहे हैं। क्या कारक काम कर रहे हैं इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां महाद्वीपों की संख्या अधिक है, और जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां महासागरों की संख्या अधिक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार के अंतर को समझने के लिए यहां हमें दो शब्दों को समझना पड़ेगा, और वह शब्द है पहला समांगी और दूसरा असमांगी। समांगी क्या होता है? समांगी का यहां तात्पर्य है कि एक ही प्रकार का, यानी कि अगर धरातल है तो संपूर्ण धरातल हो, और अगर महासागर है तो संपूर्ण महासागर हो। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसे हम समांगी धरातल कहते हैं। असमांगी का अर्थ क्या होता है? असमांगी का अर्थ होता है कि जहां पर कुछ महासागर हो कुछ महाद्वीप हो। तो हम यहां पर देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो धरातल या जो हमें क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह समांगी क्षेत्र है,
क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर महाद्वीपों की संख्या कम है और महासागर का जो क्षेत्र है वह अधिक है। तो इस वजह से यह जो दक्षिणी गोलार्ध है यह समांगी क्षेत्र है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं तो हमें विदित है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर महाद्वीप और महासागर दोनों की संख्या बराबर है। इस वजह से यहां पर असमांगी क्षेत्र पाया जाता है। इस वजह से जो तापमान रेखा है यहां पर वक्राकार है और यहां पर वक्राकार न होकर अक्षांशों के समांतर है। इसे हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो महाद्वीप होते हैं वह जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। इसी प्रकार जो महासागर होते हैं वह देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। तो इस वजह से जो तापमान का वितरण है यहां पर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर महासागर है और एक ही समांगी क्षेत्र होने की वजह से यहां पर तापमान समान रहता है। माना कि यहां 30 डिग्री का तापमान है तो इस संपूर्ण अक्षांश पर 30 डिग्री का तापमान रहेगा। परंतु उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर महाद्वीप भी है और महासागर भी है। अब अगर माना कि यहां पर 30 डिग्री का तापमान है तो यह जो रेखा है यहां पर भी 30 डिग्री का तापमान रहेगा, परंतु यहां पर यह रेखा टेढ़ी हो जाती है इस प्रकार से। और यहां पर हम देखें तो अक्षांशीय स्थिति पर यहां पर भी 30 डिग्री का तापमान रहता है। मगर यह रेखा ऊपर की ओर क्यों गई या वक्राकार क्यों हुई? तो यह समझने की बात है कि 30 डिग्री से ऊपर जो 20 डिग्री का तापमान है, अगर हम इस अक्षांश की बात करें तो यहां भी यह 20 डिग्री का तापमान रहेगा। मगर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र एक महाद्वीपीय क्षेत्र है। तो महासागर का जहां तापमान 20 डिग्री रहता है वहां महाद्वीप का तापमान उससे ज्यादा होगा, यानी कि महाद्वीप है जो जल्दी गर्म होंगे। तो अगर यहां महासागर का तापमान 20 डिग्री है तो महाद्वीप का तापमान उस समय 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वह जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो अगर यहां महाद्वीप का तापमान 30 डिग्री रहता है तो निम्न अक्षांश में जो 30 डिग्री सागर में है वही उच्च अक्षांश में 30 डिग्री महाद्वीप का है। तो इसे जो मिलाने वाली रेखा होगी वह समताप रेखा कहलाएगी। उसके बाद में वापस महासागर शुरू हो जाता है। महासागर शुरू होने के बाद में यहां पर वापस महाद्वीप ऊपर की ओर आता है और जब ऊपर महाद्वीप आता है तो इस अक्षांश के हिसाब से यहां पर 30 डिग्री का तापमान होगा और इसे मिलाने वाली जो रेखा वो समताप रेखा कहलाएगी। वापस महासागर आने पर यह वापस निम्न अक्षांश में 30 डिग्री को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से असमांगी धरातल है, वहां जो धरातल है वह जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो जहां महासागर का तापमान 20 डिग्री पहुंचता है वहां धरातल का तापमान 30 डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि उच्च अक्षांश में। निम्न अक्षांश का जो सागर है वहां का तापमान और उच्च अक्षांश के महाद्वीप का तापमान इक्वल रहता है, समान रहता है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वह समताप रेखाएं कहलाती है। तो इसलिए जो असमांगी धरातल है या क्षेत्र है वहां पर जो समताप रेखाएं वक्राकार होती है और जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्षेत्र है समांगी क्षेत्र, वहां महाद्वीप न होने की वजह से जो रेखाएं हैं वह अक्षांशों के समांतर चलती है। समताप रेखाओं के बाद में हम एक और शब्द का अध्ययन करते हैं जिसे कहते हैं तापमान की प्रवणता। तापमान की प्रवणता किसे कहते हैं? तापमान की प्रवणता का अर्थ होता है तापमान में परिवर्तन की दर। यहां पर हम देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान इतनी अधिक मात्रा में परिवर्तित नहीं हो रहा है जितना कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो परिवर्तन की दर दक्षिणी गोलार्ध में है वह कम है। यहां तापमान प्रवणता की जो दर है वह कम है और यहां पर तापमान की जो परिवर्तन की दर है या तापमान प्रवणता है वह अधिक है। तो यहां हम यह कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान की प्रवणता कम होने की वजह से जो समताप रेखाएं हैं वह दूर दूर है।
दक्षिणी गोलार्ध में तापमान प्रवणता कम होने पर जो समताप रेखाएं हैं वह दूर दूर है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में तापमान की प्रवणता अधिक होने पर जो समताप रेखाएं हैं वह पास पास में है। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में तापमान प्रवणता कम होने की वजह से समताप रेखाएं समांतर दिखाई दे रही है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में तापमान प्रवणता अधिक होने पर समताप रेखाएं वक्राकार दिखाई दे रही है। तो यह कई बार पूछा भी जाता है कि तापमान की जो प्रवणता है वह कम होने पर समताप रेखाओं में क्या अंतर दिखाई देता है। तो समताप रेखाएं एक तो दूर दूर होती है और दूसरी समांतर होती है। और अगर यह अधिक है, तापमान की प्रवणता अधिक है, तो समताप रेखाओं में क्या परिवर्तन दिखता है। तो कह सकते हैं कि यह पास पास होती है और यह वक्राकार होती है। तो इस प्रकार से जो तापमान की प्रवणता है वह कार्य करती है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी पर समताप रेखाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह जो तुलनात्मक अध्ययन है यह महीनों पर आधारित रहेगा। महीने, एक जनवरी का महीना और एक जुलाई का महीना। यह 2 महीने हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन्हीं महीनों के आधार पर सर्वाधिक कम तापमान और सर्वाधिक अधिक तापमान पाया जाता है। जैसे अगर हम ग्लोब की स्थिति देखें तो इस ग्लोब के अंदर 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। अगर हम सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर सबसे कम तापमान कब रहता है, जनवरी में। कम तापमान का अर्थ है यहां पर शीत ऋतु कब रहती है, जनवरी के अंदर। और सबसे अधिक तापमान कब रहता है, जुलाई के अंदर, यानी कि गर्मी कब रहती है, जुलाई के अंदर। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा रहता है। यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम तापमान कब रहेगा, जुलाई में, और सबसे अधिक तापमान कब रहेगा यहां पर, जनवरी के अंदर। तो इसलिए जनवरी और जुलाई 2 महीने ऐसे हैं जिस समय संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकांश भागों में कम तापमान और अधिक तापमान पाया जाता है। इस आधार पर हम 2 महीनों का चयन करते हैं। चलिए, यहां पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर। यह मैप समताप रेखाओं को दर्शा रहा है, यानी कि यह आपको जितने भी व्हाइट कलर की लाइंस दिखाई दे रही है यह महाद्वीपों को दर्शाया जा रहा है, और जहां पर आपको येलो रंग की ये जो लाइंस दिखाई दे रही है यह समताप रेखाएं हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो ब्लू कलर की लाइन है यह भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध है और इससे नीचे की ओर यह दक्षिणी गोलार्ध है। तो हम बात कर रहे हैं मंथ ऑफ जनवरी की, यानी कि जनवरी माह में। जनवरी माह में क्या होता है, जनवरी माह में जो सूर्य होगा वह दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा होगा, और जब जनवरी माह में सूर्य मकर रेखा पर सीधा होता है तब उस समय उत्तरी गोलार्ध की जो स्थिति होगी यहां पर कम तापमान होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही होगी, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चल रही होगी, यानी कि यहां पर अधिक तापमान होगा। तो उस समय समताप रेखाओं की क्या विशेषताएं रहती है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, तो उसे हम पढ़ते हैं इस सारणी के माध्यम से। यह सारणी 2 भागों में बटी हुई है, एक तरफ उत्तरी गोलार्ध की विशेषताएं और एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध की विशेषताएं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जनवरी के महीने में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि जनवरी माह के अंदर जो सूर्य है वह दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, मकर रेखा के पास में। तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु रहेगी। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं पास पास में होती है और अधिक वक्राकार होती है। आप यहां पर देख सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर यह जितनी भी समताप रेखाएं हैं एकदम नजदीक नजदीक में है, और नजदीक नजदीक होने के साथ ही यह काफी वक्राकार है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है। इसी प्रकार से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो समताप रेखाएं दूर दूर कम वक्राकार। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में दूरी काफी है और यह इसकी तरफ इतनी वक्राकार भी नहीं है, एकदम समांतर रूप से चल रही है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा महाद्वीपों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि यह जो भूमध्य रेखा है, जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जब समताप रेखाएं महाद्वीपों को पार करती है तो उस समय यह
भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ती है और समताप रेखा महासागर को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ती है, यानी कि महाद्वीपों को पार करते समय यह भूमध्य रेखा की तरफ और महासागर को पार करते वक्त यह ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, समताप रेखा महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। यहां पर हम देखेंगे कि यह महाद्वीपों को पार करते समय यह ध्रुवों की तरफ चली जाती है और समताप रेखाएं महासागर को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। यहां पर महासागर को पार करते समय यह भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि यह जो रेखाएं जिस प्रकार से काम कर रही है, इसके ऑपोजिट ये रेखाएं काम कर रही है। ये महाद्वीपों पर गुजरते वक्त भूमध्य रेखा की तरफ गुजर जाती है और यह महासागरों से गुजरते वक्त ध्रुवों की ओर गुजर जाती है। यहां उल्टा सिस्टम हो रहा है, यहां महासागरों से गुजरते वक्त ध्रुवों की ओर है और ये महासागरों से गुजरते वक्त भूमध्य रेखा की ओर जा रही है और ये महाद्वीपों से गुजरते वक्त ध्रुवों की ओर जा रही है, जबकि ये महाद्वीपों से गुजरते वक्त भूमध्य रेखा की ओर जा रही है। तो इस प्रकार से यह अंतर देखने को मिलता है। इसके साथ ही न्यूनतम ताप साइबेरिया और ग्रीनलैंड में होता है, यानी कि अगर यहाँ के न्यूनतम तापमान की बात करें तो ग्रीनलैंड और साइबेरिया वाले स्थान पर यहाँ न्यूनतम तापमान रहता है। इसके बाद में अगर यहाँ अधिकतम तापमान यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम तापमान की बात करें, यहाँ नीचे की ओर अधिकतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी अर्जेंटीना, पूर्वी मध्य अफ्रीका, बोर्निया व मध्य ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर अधिकतम तापमान रहता है। क्योंकि जैसा कि पता है कि सूर्य यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो अधिकतम तापमान होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। कहां पर? अर्जेंटीना में, पूर्वी मध्य अफ्रीका में, बोर्निया व मध्य ऑस्ट्रेलिया में यह तापमान रहेगा। तो यह तो हुई बात मंथ ऑफ जनवरी की और अब हम बात करते हैं मंथ ऑफ जुलाई की। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मंथ ऑफ जुलाई और यह वैसा ही मानचित्र है जिसमें बीच में भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। यहां भी जो ये रेखाएं हैं इनकी विशेषताओं को यहां प्रदर्शित किया हुआ है। इस समय ध्यान रहे कि जुलाई के अंदर जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वह पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि यहां पर अधिकतम तापमान होगा और दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम तापमान होगा। इस समय समताप रेखाओं की क्या विशेषताएं रहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है, यानी कि यहां पर अधिकतम तापमान रहता है और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है, यानी कि यहां पर कम तापमान रहता है। और ग्रीष्म ऋतु के साथ में यहां पर अधिक तापमान है और शीत ऋतु के साथ में यहां पर कम तापमान है। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक वक्राकार और अनियमित होती है। आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में अधिक वक्राकार है, टेढ़ी मेढ़ी है और अनियमित है, यानी कि इनका कोई नियम कायदा नहीं दिखाई दे रहा है, यह अपने हिसाब से चल रही है। जबकि यहां पर क्या है? समताप रेखाएं कम वक्राकार और दूर दूर है। यहां पर इतनी वक्राकार नहीं है उत्तरी गोलार्ध की भांति और यह दूर दूर भी है। ये आपस में चिपकी हुई दिखाई दे रही है जबकि यह दूर दूर दिखाई दे रही है। इसके अलावा समताप रेखा महासागरों से गुजरते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। यहां पर इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जनवरी मंथ के अंदर जो समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में जैसे काम कर रही थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट वह दक्षिणी गोलार्ध में काम कर रही थी। मगर जैसे ही जुलाई महीना आएगा तो जो उत्तरी गोलार्ध की समताप रेखाएं काम कर रही थी इस समय उसके ऑपोजिट यहां उत्तरी गोलार्ध में काम करेगी, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में काम कर रही थी वह उत्तरी गोलार्ध में अब काम करेगी। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो समताप रेखा महासागरों से गुजरते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जा रही है। यहां पर ये महासागर है उत्तरी गोलार्ध में और जो समताप रेखा है महासागरों से गुजरते वक्त कहां पर जा रही है? भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं। जबकि समताप रेखा महासागर से गुजरते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जा रही है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर सारी जो समताप रेखा है यह ध्रुवों की ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है। और समताप रेखाएं महाद्वीपों से गुजरते समय ध्रुवों की ओर जा रही है। यहां पर महाद्वीपों से गुजरते वक्त ध्रुवों की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से ये जा रही है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों से गुजरते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। यहां पर इस तरीके से यह भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है। इसके बाद में अगर हम तापमान की बात करें कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान कहां है,
तो यहां पर जो उच्च तापमान यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च तापमान रहेगा वह 10 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य रहेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां के बीच में जो महाद्वीप है वहां पर यह तापमान रहेगा। और वह कौन कौन सी जगह है जहां पर यह तापमान रहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सहारा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, चीन और दक्षिणी पश्चिमी भारत। इन स्थानों पर जो तापमान है वह 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में जो पट्टी आएगी उसके मध्य में अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने समताप रेखाओं की विशेषता महीनों के आधार पर देखी, यानी कि जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं की क्या विशेषता है और दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं की क्या विशेषता है। इसी प्रकार जुलाई माह में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं की क्या विशेषता है और दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं। ये सारी जो समताप रेखाओं की विशेषताएं हमने देखी, यह हमने तापमान के क्षैतिज वितरण के आधार पर देखी है। जैसा कि पहले से आपको बताया था कि जो तापमान का वितरण है वह दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तापमान का क्षैतिज वितरण और एक तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। तो क्षैतिज वितरण का हमने अध्ययन किया और अब हम अध्ययन करेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। क्या होता है तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण? देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि हमारे शोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। तो जैसे जैसे हम धरातल से आकाश की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाती है और यह जो गिरावट है इसे हम सामान्य ताप ह्रास दर भी कहते हैं। अब यह जो गिरावट है यह लगभग 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की होती है, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है तापमान के अंदर। तो यह तापमान की सामान्य ह्रास दर कहलाती है। मगर अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर संपूर्ण धरातल एक समान नहीं है, तो इस वजह से अगर हम औसतन देखें तो लगभग 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी औसतन मानी जाती है। तो इस प्रकार से यह तापमान का जो क्षैतिज वितरण है यह शोभ मंडल तक दिखाई देता है। इससे ऊपर जो वायुमंडल होता है वहां तापमान अलग प्रकार से कार्य करना प्रारंभ करता है। तो जो शोभ मंडल तक यह जो वितरण है इस प्रकार से दिखाई देता है। अब देखिए, यहां पर हमने तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण देखा। यहां पर एक चीज और पढ़ने को मिलती है, तापमान का व्युत्क्रमण, या इसे हम विलोमता भी कहते हैं। देखिए, नॉर्मली जब ऊपर की ओर जाया जाता है तब तापमान में गिरावट आती है, मगर कभी कभी जब ऊपर की ओर जाया जाए और तापमान में गिरावट न आए, तापमान में अधिकता देखने को मिले, तो यह स्थिति है, यह तापमान का व्युत्क्रमण या विलोमता कहलाती है। तापमान का सामान्य ह्रास दर का अर्थ होता है धरातल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान का गिरना, मगर अगर धरातल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान गिरता नहीं है, बढ़ता है, तो इसे हम तापमान की विलोमता कहेंगे या तापमान का व्युत्क्रमण कहेंगे। अब यह क्यों होता है, इसके लिए क्या दशाएं चाहिए होती है? अगर हम दशाओं की बात करें तो इसके लिए लंबी रातें चाहिए, लंबी रातें चाहिए। इसके अलावा इसके लिए स्वच्छ आकाश चाहिए, स्वच्छ आकाश के अलावा यहां पर शुष्क व शांत वायु चाहिए, और इसके अलावा हिमाच्छादित वातावरण भी चाहिए। तो जब ये सारी दशाएं होगी तो इस समय यह तापमान का व्युत्क्रमण कार्य करेगा।
अब ये तापमान का व्युत्क्रमण इस समय कार्य क्यों करता है? क्योंकि इस समय धरातल की निचली सतह और वायु की निचली सतह में ऊष्मा का विकिरण बहुत तेजी से होने लग जाता है। तो इस वजह से जो नीचे वाली परत है या नीचे वाली जो सतह होती है वह अधिक मात्रा में गर्म होती है। तो इस प्रकार से यह कार्य करता है। अब यह कहां देखने को मिलता है? तो यह जो पर्वत की घाटियां होती है उन घाटियों में यहां देखने को मिलता है। कई बार हम पर्वत के ऊपर से देखते हैं तो नीचे की तरफ कोहरा जमा हुआ रहता है या नीचे की तरफ हमें सर्दीनुमा माहौल लगता है। तो यह जो घाटियां हैं वहां पर यह देखने को मिलता है। इसीलिए इन घाटियों में या ऐसे पर्वतीय इलाकों में जो मकान बनते हैं वह सीधे नीचे नहीं बनते हैं, यहां मिडिल में बनते हैं, बीच जगहों में बनते हैं। तो इस प्रकार से यह जो तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण देखने को मिला। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में तापमान के वितरण का अध्ययन किया, जिसमें हमने तापमान के क्षैतिज वितरण और तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को देखा और समझा।